हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हमने बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं जो सक्षमता की परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आने की उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है। तो बिहार राज्य से मिलने वाली सीमा की बात कर लिया जाए तो वह देश है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है वह सही आंसर है, क्योंकि नेपाल जो देश है बिहार की सीमा से लगती है, क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ। झारखंड जब अलग हुआ तो वह डेट था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होता है तो कितना भूभाग लेकर अलग होता है, तो वह 45.85%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 45.85% भूभाग लेकर झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा की बात कर लिया जाए यहाँ और ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अररिया है, औरंगाबाद है, भोजपुर, बक्सर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर लिया जाए तो वो है किशनगंज। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे ज्यादा ठंडक किस जिले में होती है। बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में जो सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है वह है गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गया में सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म स्थल की बात कर लिया जाए तो दोनों गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार के सबसे बड़े नगर की बात कर लिया जाए तो भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पटना जो है वह सबसे बड़ा नगर है पूरे बिहार का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किस दिनांक को हुआ। नमक सत्याग्रह की बात कर लिया जाए तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत हो जाती है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई। बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठन करने का प्रस्ताव जो है 1906 ईस्वी में आता है। 1906 ईस्वी में पहली दफा जो है बिहार को अलग करने, अलग प्रांत बनाने का जो है प्रस्ताव वह प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात कर लिया जाए तो टोटल सदस्य की संख्या 245 होती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है 243 सीट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ बी जो है 243 सीट जो होता है वो विधानसभा अभी फिलहाल में है सदस्यों की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो बिहार के से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा की बात कर लिया जाए तो यहाँ लोकसभा से बिहार जो है वह 40 सदस्यों को देता है। तो 40, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो 40 सदस्य जो है लोकसभा के लिए बिहार से चुने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके का वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की बात कर लिया जाए तो यहाँ 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहां पर देख सकते हैं 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बिहार स्पेशल से मुख्य रूप से ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है सक्षमता परीक्षा में। तो बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीट की बात कर ली जाए तो 16 सीट जो होता है वह बिहार देता है राज्यसभा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी जो है सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। लोक नृत्य की बात कर लिया जाए तो झाली, गरबा, कर्मा, जट जटिन। तो यहाँ जट जटिन जो है वह लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी, यह बिहार का स्पेशली जो है लोक नृत्य है। जबकि गरबा की बात कर लिया तो वह गुजरात का है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे। तो राजकुमार शुक्ल की बात कर लिया जाए तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरहवा, तो मुरली भरहवा के रहने वाले जो थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बिहार राज्य को अपने में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। तो यहाँ बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अकबर ने बिहार राज्य को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो थे वहां पर ऑप्शन देख सकते हैं, उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उदयन, उदयन जो है उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का प्रथम महल जो था वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना हुआ था। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना हुआ था। तो बात कर लिया जाए चंद्रगुप्त की, तो उसका महल जो था पटना में बना हुआ था, वह लकड़ी का था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ लकड़ी का बना हुआ महल था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोल घर का निर्माण हुआ। गोल घर का निर्माण अनाज रखने के लिए, अनाज भंडारण के लिए किया गया था। एक बहुत ही उसका जो स्ट्रक्चर है अजीब तरीके का है। तो इसका निर्माण जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो है गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए गोल घर के निर्माण के लिए, तो वह थे उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंडिका। इंडिका जो है वह मेगास्थनीज द्वारा रचित जो है पुस्तक का नाम है। वहीं अर्थशास्त्र की बात कर लिया जाए तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था, जो राजनीति से प्रेरित है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो ऑप्शन देख सकते हैं, भास, अश्वघोष, विशाखा दत्त, शूद्रक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ था उसको लिखा। इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय शासक का उल्लेख किस अभिलेख के रूप में किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अशोक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी वह थी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से दो नदियां निकलने वाली जो है वह सोन और नर्मदा। सोन और नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये जो है अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो मौर्य के वंश के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ थे, उसको पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की मौर्य वंश के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद आने वाला जो वंश था वह था शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले जो थे वो जेसप प्रिंसेप थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो प्रिंसेप जो है थे वह सर्वप्रथम अभिलेख को पढ़ा था अशोक के। और अंतिम क्वेश्चन यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मगध पर नंद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ। तो मगध पर नंद वंश के बाद, तो नंद वंश के जो अंतिम राजा थे वो थे घनानंद। घनानंद को चाणक्य जो थे उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। तो घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो है नंद वंश के बाद जो राज्य आया वह मौर्य वंश का था। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।